दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। अमेरिका के अगले राष्ट्रपति को चुनने के लिए जो चुनाव हुए थे वो अपने अंतिम पड़ाव में आ गए हैं। लगभग जो बाइडेन जीत चुके हैं और अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं अमेरिका के। डेमोक्रेट पार्टी जो है वो सत्ता में वापस आ रही है। बराक ओबामा जिस पार्टी से राष्ट्रपति बने थे, डोनाल्ड ट्रंप की विदाई अब पूरी तरह से दिख रही है। वो चुनाव हार चुके हैं और जो ट्रेंड्स कह रहे हैं वो अब जीतना उनके लिए असंभव हो गया है। दुनिया भर के अंदर एक खुशी की लहर है क्योंकि सपोर्ट बेस जो था वो जो बाइडेन और उनकी पार्टी के साथ ज्यादा था दुनिया भर में, क्योंकि ये सबको साथ लेके चलने वाली बात करते हैं। इनका कहना है कि सारे धर्म, सारे समुदाय, सारे रेसेस जो है वो सब साथ में हो और उनके साथ ही विकास हो। लेकिन इस सब को देखते हुए भाजपा के नेताओं में भारत में बड़ी चिंता है। भाजपा के नेताओं को मानो सांप सूंघ गया है। साहेब तक कुछ नहीं बोल रहे हैं और टेंशन सबके चेहरे पे नजर आ रही है। उसकी वजह है फॉरेन पॉलिसीज के ब्लंडर जो इससे पहले मोदी जी हो या उनकी सरकार के दूसरे रवैये रहे हो उसने किए हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए जरूर किए गए थे, लेकिन उसने कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक पार्टी को निराश किया है और डिसअपॉइंट किया है। और उसको लेकर अब चिंता का विषय बना हुआ है कि ये सत्ता में वापस आएंगे तो क्या क्या होगा। कुछ ऐसे बयान हैं जो बाइडेन के हैं, कमला हैरिस के हैं जो उपराष्ट्रपति बनेंगी, जो बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है मोदी सरकार के लिए, क्योंकि इन्होंने सीएए का, एनआरसी का और धारा 370 का विरोध किया था और सख्त विरोध किया था जो बाइडेन ने भी, कमला हैरिस ने भी। अब यही लोग सत्ता में आने वाले हैं और ये एक सुपर पावर है। और जो दुनिया के सुपर पावर्स है, रशिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, यूके हो, हमारा हमेशा से जरूरत हमें यूएस की या रशिया की पड़ती रही है वीटो पावर का इस्तेमाल करने के लिए। उसको भी बहुत बुरा हमें झटका लगेगा सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार की वजह से। उस पर मैं आगे चर्चा करूंगा आपसे। पहले हम कुछ बयान पढ़ लेते हैं, भारत टाइम्स में छापे हैं। जो बाइडेन की जीत लगभग पक्की, भारत के लिए टेंशन भरे रहे हैं उनके और कमला हैरिस के ये 5 बयान। सीए एनआरसी की मुखालिफत कर चुके हैं डेमोक्रेट जो बाइडेन भारत सरकार के 2 फैसलों की खुलेआम आलोचना कर चुके हैं। उन्होंने कश्मीर में भी पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा था। बाइडेन की चुनावी वेबसाइट पर मुस्लिम अमरीकियों के लिए एजेंडा में नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी का विरोध किया गया था। बाइडेन की तरफ से कहा गया था कि सीए और एनआरसी भारत में सेक्युलरिज्म की परंपरा से मेल नहीं खाते। सोच लीजिए, यही व्यक्ति अब अगला राष्ट्रपति बनने जा रहा है, वो भी किसका? अमेरिका का। अगला उनका बयान सीए एनआरसी पर बाइडेन कैंपेन टीम ने क्या कहा। जो उनकी कैंपेनिंग टीम थी उसके भी इस पे कुछ शब्द थे, वो सुना देता हूं। भारत सरकार को कश्मीर के लोगों के अधिकारों को बहाल करने के लिए सभी जरूरी उपाय करने चाहिए। असहमति पर प्रतिबंध जैसे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को रोकना या इंटरनेट को बंद या धीमा कर देना लोकतंत्र को कमजोर करता है। जो बाइडेन भारत सरकार के असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनसीआर और बाद में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए पारित करने के तरीकों से निराश हैं। बाइडेन के विजन डॉक्यूमेंट का अंश। ये व्यक्ति अगला राष्ट्रपति बनने जा रहा है अमेरिका का, जिसके पास दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत आने वाली है, जो सैंक्शंस लगा सकते हैं, जो सैंक्शन से लोगों को बचा सकते हैं। इन सब को लेकर मोदी सरकार बहुत ज्यादा टेंशन के अंदर है, क्योंकि ट्रंप वो थे जब दिल्ली हिंसा हुई थी, ट्रंप भारत में थे, उनसे पत्रकारों ने पूछा था क्या बोलेंगे, उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जबकि उनकी जिम्मेदारी बनती थी, कहीं हिंसा हो रही है, कहीं भेदभाव हो रहा है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति की हैसियत से उनको बोलना चाहिए था। क्योंकि बराक ओबामा भारत के अंदर 2015 में जब आए थे तो यहां पर मॉब लिंचिंग और घर वापसी जैसी चीजें हो रही थी, घटनाएं घट रही थी, तो बराक ओबामा ने बहुत मुकर होकर कहा था कि हम आगे नहीं बढ़ सकते अगर हम हर धर्म और समुदाय को साथ में लेके आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारे लिए आगे बढ़ना मुश्किल है। उन्होंने बहुत ही खुले तौर पे टिप्पणी की थी। ये डेमोक्रेट पार्टी जो है वो इस तरह से इस सारी चीजों के लिए जाने जाती है। मुकर होके ये लोग मानव अधिकारों की बात करते हैं, एकता भाईचारे की बात करते हैं, जो ट्रंप साहब की पार्टी है वो नहीं करती है। वो पार्टी है जो बुश साहब की पार्टी थी। और एक और बात बहुत दुख की है, जो मुझे निजी दुख है, कि हम नहीं देख पाए हमारे मोदी जी वहां पर अब की बार ट्रंप सरकार करके आ गए, जबकि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और सीधे सीधे जो बाइडेन के खिलाफ प्रचार रहा। जो पहली बार फॉरेन पॉलिसी का इतना बड़ा ब्लंडर था। कभी भी हम निजी चुनाव के अंदर जो आंतरिक चुनाव होते हैं उनमें नहीं बोलते, क्योंकि कोई भी सत्ता में आ सकता है। वहीं पाकिस्तान ने हिलाले पाकिस्तान का उनका जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो जो बाइडेन को अभी दे दिया था कुछ साल पहले, जिससे कि जो बाइडेन का झुकाव जो है वो उनकी तरफ दिख रहा है लोगों को। लेकिन भारत के और अमेरिका के संबंध बहुत पुराने हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, अमेरिका भारत से इस तरह से कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मोदी सरकार के लिए बहुत ज्यादा खतरे की घंटी दिख रही है उनको। भारत के लिए मैं नहीं मानता कि ये कोई इतनी बड़ी वो होगी।
कश्मीर पर कमला हारिस दे चुकी हैं हस्तक्षेप के संकेत। कमला हारिस ने कश्मीर को लेकर क्या कहा था जब 370 के ऊपर पूरा मामला चला था पार्लियामेंट में, भारत की मोदी सरकार ने हटाया था। कमला हारिस जो अब उपराष्ट्रपति बनेंगी, उनका बयान उस टाइम पे क्या था? भारत के संविधान से अनुच्छेद 370 हटाने का कमला हारिस विरोध कर चुकी हैं। पिछले साल अक्टूबर में उन्होंने कहा था कि अगर हालात बने तो हस्तक्षेप की जरूरत पड़ेगी। सितंबर 2020 में प्रचार के दौरान कमला हारिस से कश्मीर को लेकर सवाल किया गया। उन्होंने जवाब में कहा, मैं उन लोगों से कहना चाहती हूं कि वो अकेले नहीं हैं, हम देख रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका किसी तरह से कश्मीर में होने वाली घटनाओं पर असर डाल सकता है कि उसके लिए उनका एक प्रतिनिधि वहां होना चाहिए। हारिस ने कहा था, हमारे आदर्शों का हिस्सा है कि हम मानवाधिकार के उल्लंघन का विरोध करते हैं और जरूरत पड़ने पर दखल भी देते हैं। हारिस भारत के संविधान से अनुच्छेद 370 हटने के ऊपर यह सारा उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बतौर कमांडर इन चीफ वो इसी हिसाब से चलेंगी। तो ये आप सब समझ सकते हैं कि ये महिला अब उपराष्ट्रपति बनेंगी वहां की। और एक और बात, जब जयशंकर साहब गए थे यूएस, उनकी मीटिंग थी, तो वहां एक सेनेटर के खिलाफ उन्होंने कहा था जो प्रो कश्मीरी स्टैंड लेते हैं, और उनका जयपाल शायद नाम है जहां तक मुझे पता है, हाँ जयपाल। तो जयपाल जो थे उनको बाहर करने की बात कही थी जयशंकर साहब जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कि इनके साथ मीटिंग नहीं होगी। तो कमला हारिस पहली सेनेटर थी जिन्होंने कहा था, सपोर्ट किया था कि बिल्कुल ये रहेंगे, नहीं तो कोई मीटिंग नहीं। पढ़ के सुना देता हूं। कमला हारिस उन अमेरिकी सेनेटर्स में थी जिन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने दिसंबर 2019 में एक प्रस्ताव पेश किया था। इसी के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सेनेटर प्रमिला जयपाल से मिलने पर इनकार कर दिया था। हारिस ने जयपाल के समर्थन में ट्वीट किया था। प्रचार के दौरान कश्मीर पर क्या बोली थी कमला, वो बता दूंगा मैं आपको, लेकिन उन्होंने ये बोला था, हम लोगों का ये बताना चाहते हैं कि वो अकेले नहीं है, जो मैंने आपको बताया। तो उन्होंने जो ट्वीट किया था सेनेटर जयपाल के लिए, वो ये था कि इट्स रॉन्ग फॉर एनी फॉरेन गवर्नमेंट टू टेल कांग्रेस व्हाट मेंबर्स आर अलाउड इन मीटिंग्स ऑन कैपिटल हिल। आई स्टैंड विद रिप्रेजेंटेटिव REP जयपाल, representative Jayapal, and I'm glad her colleagues in the house did too। तो ये इन्होंने कहा था कि कोई दूसरा देश हमें नहीं बताएगा कि हम मीटिंग में किसको रखेंगे, किस सेनेटर को बाहर रखेंगे, कांग्रेस किसको बिठाएगी, किसको नहीं बिठाएगी। तो आगे बढ़ाइएगा ताकि उन अनभक्तों को पता चले कि क्या है फॉरेन पॉलिसी की असलियत हमारी, और हम लोग क्यों परेशान हो सकते हैं इस भाजपा की सरकार की वजह से। फॉरेन पॉलिसी का ABCD भी जिन्हें नहीं मालूम हो, शायद वो ऐसी परेशानी अपने देश के लिए खड़ी कर सकते हैं। लेकिन देश मजबूत है, देशवासी भी मजबूत है, अमेरिका और भारत के संबंध भी मजबूत है, पर इस सरकार के लिए क्या मुसीबतें आने वाली हैं ये नहीं मालूम है। भाजपा के लिए क्या मुसीबतें आने वाली हैं ये नहीं मालूम है, क्योंकि RSS को पहले भी अमेरिका के अंदर आतंकी संगठन के नाम पे लिख दिया गया है, जा चुका है। विश्व हिंदू परिषद को भी इस तरह से खबरें आई हैं। इनकी कितनी सत्यता है ये आप खुद सर्च करके जान सकते हैं। आगे बढ़ाइएगा, इस वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल अब्बास हफीज को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जब तक इस तरह से मुद्दे उठते रहते हैं, हम आपस में चर्चा करते रहते हैं। आपको जो इशू आप कमेंट्स करते हैं तो कहीं ना कहीं वो दिखता है, तो उसके ऊपर भी बात हो जाती है। जय हिंद, जय भारत।